कस्टर्ड एंड चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल अटायर्ड ममा। मैं हूँ प्रज्ञा और ये है मेरा चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताती हूँ। किसी ने कमेंट पे पूछा था कि अपने बारे में भी बताइए। वी आर इंडियन और मैं यहाँ नाइजीरिया में रहती हूँ ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। माई हस्बैंड इज़ वर्किंग हियर और दैट्स इट। वी आर अ फैमिली ऑफ 4। बस यही है इतना सब कुछ मेरे बारे में। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, एज आपने टाइटल भी पढ़ा होगा वीडियो का, दैट इज़ नाइजीरिया अ सेफ कंट्री। मुझे एक्चुअली कमेंट्स आए, क्वेश्चंस लोगों ने पूछा, इनफैक्ट किसी ने रेकमेंड भी किया कि डू लेट द वर्ल्ड नो अबाउट द रियलिटी ऑफ नाइजीरिया। सो क्वेश्चन था कि इज़ नाइजीरिया नक्सलाइट कंट्री, इज़ नाइजीरिया सेफ फॉर एक्सपैट्स लाइक अस, जो बाहर से आते हैं काम करने के लिए अदर कंट्रीज से। सो आज इस टॉपिक में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आज मेरे साथ कोई और भी है जो आप लोगों को ज्वाइन करेगा इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। सो लेट मी कॉल हिम। सो द गेस्ट फॉर टुडेज वीडियो इज नमस्कार माय दोस्तों। हस्बैंड। तो मुझे पता चला कि आप लोग जानना चाहते हैं कि नाइजीरिया की सेफ्टी एक्सपैट्रिएट्स के पर्पस से कैसी है, नक्सलाइट सिचुएशन और जनरल सिक्योरिटी। तो अगर हम बात करें नाइजीरिया की नक्सलाइट सिचुएशन, तो ऐसी कोई मेजर सिचुएशन पूरे नाइजीरिया में ख़राब नहीं है। ये केवल कुछ लिमिटेड नॉर्थर्न स्टेट्स में ही है और उसका मेजर इशू जो कॉज हुआ है वो बोको हरम से हुआ है। बोको हरम एक ग्रुप है जो 2002 में फॉर्मली फॉर्म हुआ, बट उससे पहले ये 1990 में छोटे छोटे ग्रुप्स से मिलके छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो अपना अलग इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। 2002 में वो एक सिंगल ग्रुप बने और ये बना जब 2002 में क्लोज टू $3 मिलियन की हेल्प ओसामा बिन लादेन ने अपने किसी खास एड के थ्रू कुछ लोगों को नॉर्थ में भिजवाई थी, जिसमें से मोहम्मद यूसुफ वन ऑफ द क्लरिक्स थे और उन्होंने उस पैसे को यूज़ किया एक ग्रुप बनाने में जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप फॉर्म हुआ। और 2000 के बाद फिर ये एक तरीके से एकदम सडनली बहुत डेंजरस नहीं बना, इसे अपना एक टाइम लगा डेवलप होने में। जो इसकी मेजर इंसर्जेंसी शुरू होती है वो 2007-2008 यानी कि 4 या 5 साल का टाइम उसे ऑर्गेनाइज होने में लगा, क्योंकि कई मल्टीपल ग्रुप्स थे, उनको इकट्ठा किया गया। और फिर उसके बाद 2009 से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। लेकिन 2009 में जो फर्स्ट उसका क्रिएटर था मोहम्मद यूसुफ, वो मिलिट्री ऑपरेशन में एग्जीक्यूट हो गया। 2009 के बाद जो दूसरा बंदा बना वो था मोहम्मद शेखू, जिसने 2013 के अप्रॉक्स एक इस्लामिक खलीफेट भी क्रिएट कर दिया था नॉर्थ में, बट वो 2015 और 16 के देयर अबाउट उसको भी मिलिट्री ने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो इनफैक्ट शेखू ने 2012 में ओसामा बिन लादेन अल जवाहिरी, जो कि वही ओसामा बिन लादेन का सेकंड हैंड था, उसको और जितने भी फाइटर्स थे जो कि उसकी हेल्प करने आए थे उन सबको प्रेज किया। और उसने यूएस, ब्रिटेन, इजराइल और नाइजीरिया को थ्रेट भी दिया कि और बोको हरम एक इस्लामिक कैलिफेट जो है वो नाइजीरिया में स्थापित करना चाहता था और उसका वो हर उस आदमी को मारते थे जो कि उनके खिलाफ थे, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन की, वो क्रिश्चियन है या वो मुस्लिम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो उनको मार रहे थे। उनकी जो सबसे डेडलीस्ट एग्जीक्यूशन है वो 2015 है, जब उन्होंने ऑलमोस्ट 2000 किलिंग्स की थी एक साल में। जबकि अगर आप देखें जो स्टैटिस्टिक्स कहती हैं वो 2009 से 2013 तक टोटल 6000 नोन किलिंग्स थी, बट इन 2013 अलोन 2015 अलोन एक साल में उन्होंने 2000 लोगों को मारा। उसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने 2014 में अप्रैल में एक स्कूल से 326 लड़कियों को 329 लड़कियों को, जिन्हें चिबोक गर्ल्स भी कहा गया, उनको किडनैप कर लिया था। और वो एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंस हुआ जिसके बारे में मीडिया में काफ़ी हाइप हुई और कह सकते हैं कि उसके बाद नाइजीरिया को
कई कंट्रीज से सपोर्ट भी मिला। फिर अदरवाइज़ पहले सपोर्ट नहीं मिलता था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और ये डिस्टिंग्विश करना टफ था नॉर्थन एरियाज़ में कि कौन मिलिटेंट है और कौन सिविलियन है, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज एम्बेडेड एक तरीके से लोकल सोशल सोसाइटी में हो गए थे, चाहे वो डरा के हुए लोगों को, चाहे किसी भी वजह से हुए। जो टोटल जो बोको हरम का टोटल किलिंग है अभी तक, जो यूएसए की एजेंसीज ने माना है, वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 किलिंग्स कहते हैं, और 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग हैं जो नॉर्थ से डिस्प्लेस्ड हुए हैं कंट्री में, और 5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए, क्योंकि उनकी जो किलिंग्स थी वो बहुत ही हेनियस होती थी। वो रात में अटैक करते थे, गांव में जितने लोग हैं उनको मार दिया जाता था, उनके कैटल्स और जो भी उनके पास पैसा होता था वो लूट लिया जाता था। तो इस तरीके से वो सर्वाइव भी कर रहा था बोको हरम। लेकिन जब 2015 में उसका अबू बकर शेखू का एग्जीक्यूशन हुआ है, तो उसके बाद से एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कम हुई हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट 9 जून 2020 इसी साल जो अभी लार्जेस्ट अटैक है, वो 81 पीपल हैं जो उसमें मरे हैं, और कई घायल हुए हैं जिनके बारे में अभी तक कोई काउंटिंग नहीं दी गई है। तो अगर हम देखें तो जो स्टैटिस्टिक्स कहती हैं 30,000 पीपल अप्रॉक्स किलिंग हुई हैं सिंस 2002 क्रिएशन टिल नाउ। 2.5 मिलियन और 25 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं विद इन द कंट्री, और 5 लाख लोग नेबरिंग कंट्रीज़ में गए हैं उसकी वजह से। इसके अलावा एक और ग्रुप था जो 2011 में बोको हरम से अलग होकर बना, और वो था अंसारू ग्रुप। अंसारू ग्रुप 2011 में बोको हरम से इसलिए अलग हुआ कि उनका कहना था कि बोको हरम जो है वो किलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं रख रहा है, मतलब वो सभी को मार रहा है, वो क्रिश्चियंस को भी मार रहा है, मुस्लिम्स को भी मार रहा है, जबकि मुस्लिम्स को नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि बोको हरम बेसिकली जब आप इस्लामिक खलीफेट बनाना चाहते हो तो फिर आप क्यों मुसलमानों को मारो। तो जो अंसारू ग्रुप था उसकी मोडस ऑपरेंडी थोड़ा डिफरेंट थी। वो बेसिकली एक्सपैट्रिएट और यूरोपियन एक्सपैट्रिएट्स को किडनैप करते थे और उसका एक्सटॉर्शन मनी वो लेते थे। फिर 2015 में अंसारू ग्रुप ने मीटिंग की विद इन अपने ही ऑपरेटिव्स के बीच में कि हमें भी क्या आईएसआईएस से मर्ज होना चाहिए, जैसे कि बोको हरम हुआ है, जिसमें कि कई लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ ने सपोर्ट किया। तो जब ये मीटिंग फेल हो गई तो जो लोग सपोर्ट में रहे होंगे वो बोको हरम में मर्ज हो गए, और इस तरीके से 2015 के बाद अंसारू ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही नॉमिनल हो गई हैं। 2017 में 15 के बाद 17 में कोई इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने शायद कुछ 10-15 लोगों को मारा था, बट उसके अलावा कोई ऐसा मेजर एग्जीक्यूशन उनकी तरफ से नहीं रहा है। अब अगर हम कहें मोस्ट इफ़ेक्टिव एरिया जहाँ पे कि अंसारू और बोको हरम की वजह से डिस्टर्बेंस हो, तो नॉर्थ के 4 स्टेट्स हैं, कानो, बाउची, बोर्नो और योबे। बेसिकली बोर्नो और योबे इंटेंस है। कानो में सिचुएशन 2014 के बाद अच्छी हुई है, जब करंट प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद बुहारी आए तो उन्होंने काफ़ी मिलिट्री को रिलैक्सेशन दिया और मिलिट्री को हथियार भी मिले, जिससे कि वो उधर ऑपरेशंस करने में सक्सेसफुल रहे। और कानो एक तरीके से नॉर्थ का मेजर बिजनेस हब था। तो जब वो 2009 से 13 तक डिस्टर्ब रहा है तो नॉर्थ की बिज़नेस एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई नहीं। आज की डेट में कानो काफ़ी सेफ़ है। मैं लास्ट ईयर शायद जुलाई या अगस्त में कानो गया था, तो मुझे कोई इतना अनसेफ नहीं लगा। हम आराम से घूमे फिरे। इनफैक्ट हर समय सेफ्टी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस ये था कि आपको शाम को कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ में जाने से बचना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा कुछ मुझे कानो में पिछले साल नहीं लगा, और अभी भी सिचुएशन वैसी है। अब सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है कानून में। फिर जो तीसरा, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बोको हरम और जो अंसारू ग्रुप है ये मेजरली नॉर्थ में है। अंसारू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बोको हरम अभी भी सर्वाइव कर रहा है, बट उतना रेजिंग नहीं है जितना कि एक टाइम पे वो हुआ करता था। उसके अलावा अब तीसरा ग्रुप है जिसके बारे में बात करेंगे, जो मेजरली किडनैपिंग करते हैं। उनका किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, वो है फुलानी हर्ट्समैन। तो जो फुलानी हर्ट्समैन है उसे आप समझ लीजिए जैसे इंडिया में बंजारे होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक नोमाडिक कल्चर है, जिसमें ये केवल नाइजीरिया में नहीं है, ये कल्चर कई कंट्रीज़ में है, जैसे कि नाइजर, सेनेगल,
गिनिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, बेनिन। तो ये कुछ नोमाडिक हैं जो कि सीज़न के हिसाब से अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं जहाँ कि उन्हें चरवाहा मिले। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इन बिटवीन 1960 के इंडिपेंडेंस के बाद जिससे कि उन लोगों के लिए रिसोर्सेज कम हो गए उनके जानवर के लिए नाइजीरिया में, जहाँ पे कि वो चरवाहा ले जा सकें, क्योंकि लैंड्स की जो ओनरशिप है वो चेंज हुई। पहले फुली ब्रिटिश रूल से जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि अगर आपके पास एंसेस्ट्रल प्रूफ है तो आपको लैंड आपकी हो जाएगी और फिर आप उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब अगर कोई किसान अपनी एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई गांव है जिसकी अपनी खेती की ज़मीन है, उसमें अगर कोई हर्ट्समैन आ जाएगा, अपने चरवाहा आ जाएगा, अपने जानवर लेके और उसकी फसल बर्बाद कर देगा, तो नेचुरल है उनके बीच में लड़ाई होगी। तो ये यहाँ से शुरू होता है इनके बीच का डिस्प्यूट। तो जो हर्ट्समैन है उनका जो मेजर इनकम सोर्स है वो है शीप, गोट, गाय और उनके डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स और लाइव स्टॉक, यानी कि वो जानवर भी बेचते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब एक हर्ट्समैन की जो वेल्थ है वो उसके कैटल के साइज़ पे डिपेंड करती है, कितने जानवर उसके पास हैं। जितना बड़ा हर्ड होगा उतना बड़ा उसका एक तरीके से वेल्थ है। और वो उनके पास कोई फिक्स लैंड है नहीं जहाँ पे वो रख के उन्हें खिलाएंगे, तो वो जनरली नॉर्थ में रहते हैं। सीज़न के हिसाब से वो नाइजीरिया की मिडिल बेल्ट तक आते हैं और फिर वो वापस नॉर्थ चले जाते हैं सीज़न ख़त्म होने पे। तो यानी कि वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से कौन से सीज़न में कहाँ पे पानी और चरवाहे की ज़रूरत है और वो वहाँ अपने जानवरों को लेके चले जाते हैं। अब इसकी वजह से उनके लोकल फार्मर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि हाँ, जहाँ पे कि वो फार्मर्स की खेती बर्बाद कर देते हैं। इसमें ये केवल खेती बर्बाद होने की वजह से नहीं है, बल्कि कई बार अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है 2017 के बाद ये सिचुएशन ज़्यादा वायलेंट हुई है, जिसमें उन्होंने किडनैपिंग भी करना शुरू कर दिया। और सिचुएशन यहाँ तक ख़राब है कि अब वो गांव में जाते हैं, गांव को लूट लेते हैं, गांव में कई बार वो मकान तोड़ देते हैं। रेप की भी न्यूज़ आई हैं कि उन्होंने लोकल वुमेंस के रेप किए हैं। जो भी वेल्थ थी घर में वो उसको चोरी करके ले जाते हैं। और उनको पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो बहुत ही नोमाडिक एरिया में रहते हैं, तो हर जगह कनेक्टिविटी नहीं है कि पुलिस इजीली जा सके और पकड़ सके, और वो एक बहुत बड़े ग्रुप में भी रहते हैं। और एक टाइम था जब हर्ट्समैन जो है डंडों के साथ चलते थे, आज की डेट में उनके पास हथियार होते हैं, वो हथियारबंद गिरोह की तरह चलते हैं, तो वो ईजीली लोकल विलेजर्स को ओवर पावर कर देते हैं। कई बार वो छोटी पुलिस पिकेट को भी ओवर पावर कर देते हैं। तो 1996 से 2006 के बीच में हर्ट्समैन के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उनमें 121 लोगों की जान गई। और अगर हम 2006 से 2014 के बीच की बात करें तो क्लोज टू 11,500 लोगों की उसमें जान गई है। ये ओपन डोर्स एक पोर्टल है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से। और अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की बात करें तो उन्होंने 2014 में ही 1229 लोगों को मारा है। और जो उनकी द्वारा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड रीजन है जहाँ पे कि उनका वायलेंस हाईएस्ट है, वो है जामा, काचिया, कागरोको, कौरा और सांगा और साउथर्न कदूना। तो ये अगेन नॉर्थ और सेंट्रल नाइजीरिया की बेल्ट है। जो लेगोस की अगर हम बात करें कि आप सोचेंगे लेगोस या आसपास के जो मेजर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे लेगोस एक स्टेट है, इबादान एक स्टेट है, रिवर स्टेट जहाँ पे पोटरकोट है वो एक स्टेट है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं एरिया बॉयज़ से। एरिया बॉयज़ उन्हें यहाँ कहा जाता है, इंडिया में आप कह सकते हो एरिया का जो दादा होता है, लेकिन उनमें और इंडियंस में दादा में बहुत फ़र्क होता है। इंडिया का दादा पैसे के लिए खून भी कर देगा और वो किडनैप करेगा, पैसे लेगा और उसके बाद ही मर्डर कर देगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो किडनैपिंग करते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, वो आपको टच भी नहीं करेंगे। वो इस मामले में बाय हार्ट प्रोफेशनल होते हैं। और ये मेजरली एमएनसीज कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करती हैं किडनैपिंग के अगेंस्ट में। और जो लोकल वैसी कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, वो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ का टेक केयर करती हैं। उन्हें पूरी एम्प्लॉयज़ को जानकारी दी जाती है कि भाई तुम्हें किस एरिया में जाना है, किस एरिया में नहीं जाना है, कितने बजे तक तुम बाहर सेफ रह सकते हो। अगर आप उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई चैलेंज होता है। मैं 2013 में यहाँ पहली बार आया था, 13 से मैं 15 लास्ट नवंबर तक यहाँ पे था। मैं पोटरकोट में 1.5 साल रहा हूँ, जबकि मैं जब पोटरकोट 2014 में गया तो उस समय ये था कि पोटरकोट लेगोस के कंपैरिजन में ज़्यादा
अनसेफ माना जाता था। लेकिन मैं वहाँ खुद भी ड्राइविंग लाइसेंस लेके मैंने कार खुद भी ड्राइव की हुई है शहर के अंदर। रात को भी हम बाहर जाते थे। ऐसा सच कुछ नहीं हुआ जब तक कि हमने गाइडलाइंस फॉलो की कि भाई आपको किस एरिया में ट्रैवल कितने बजे तक करना है। लेगोस में भी ऐसा ही है। लेगोस में कुछ एरियाज बहुत सेफ हैं। अब रात को 12-1 बजे तक भी अगर आप कार खुद भी ड्राइव कर रहे हो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ एरिया में हो जहाँ पे कि सेफ्टी कंसर्न होती है, आपको HR के थ्रू इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप शाम को 4 बजे के बाद वहाँ से वापस आ जाइए। अब बहुत सारे सेल्स के लोग ऐसा भी करते हैं कि वो एरिया बॉयज़ को पहले से ही जानते हैं, कंपनी वाले भी उन्हें बताते हैं। तो जब वो कुछ एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे उनकी सेल्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एरिया बॉय ही उन्हें प्रोटेक्शन देने आता है, वो उसके चार्जेस उससे पे करते हैं, दैट्स इट। तो ऐसा बहुत ज़्यादा अनसेफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं है। आप इसे कह सकते हैं कि ये जैसे हमारे देश में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि कोई भी आदमी जाने से पहले 10 बार सोचता है। अब मैं खुद यूपी से हूँ, लेकिन अगर मैं बिहार की न्यूज़ पढ़ूँगा, अगर मैं बात करूँ 2000 से पहले की बिहार में इतनी किडनैपिंग्स होती थी और मेरे ख्याल से अभी भी होती होंगी, तो इनफैक्ट यूपी वाले भी बिहार में जाने की ज़रूरत नहीं होंगी। तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा अनसेफ नहीं है। बस आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार। सो आई होप कि अब आप लोग को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैंने हबी को इस वीडियो में इसलिए बोला ज्वाइन करने के लिए बिकॉज आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे ये नंबर ज़्यादा याद नहीं रहते। बट इन अ लेमैन लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ कि यस, मतलब इतना भी ख़राब नहीं है नाइजीरिया कि जितना मीडिया ने या बाहर लोग सोचते हैं ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो यार हम यहाँ पे रह रहे हैं। और 2013 में भी हम यहाँ पे आए थे, हम 3-3.5 साल यहाँ रहे, फिर हम चले गए सऊदी अरेबिया, फिर वापस आए। अच्छा है तभी ना वापस आए। सेफ्टी का कंसर्न तो आपको अमेरिका में भी रहेगा, इंडिया में भी रहेगा, सब जगह रहेगा। बस ये है कि अपने प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। और अगर आपके और क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग नाइजीरिया, प्लीज़ डू कमेंट, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।